कल के क्लास में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़े थे, जिसमें से हम समीकरण निकालना सीख गए थे। अब आगे है ग्राफीय विधि दिया गया है। ठीक है, तो इस ग्राफीय विधि को जो ग्राफ बनाना रहता है, जो क्लास 10th में 5 नंबर के लिए एग्जाम में आता है, हर एक साल 5 नंबर के लिए ग्राफ निश्चित रूप से आता है। तो इस ग्राफ के बारे में तो अभी ग्राफ का आलेख तो खींचना नहीं बताएंगे, क्योंकि उसके लिए एक स्पेशल वीडियो हम बना देंगे, जिससे ग्राफ बनाने के लिए स्पष्ट रूप से आ जाएगा। तो आज उसके बारे में, ग्राफ के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, उसको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो ग्राफ का जो कॉन्सेप्ट है उसको लिखते हैं। तो इसका बेसिक सबसे पहले कॉन्सेप्ट है, मतलब जो फॉर्मूला होता है उस टाइप में है। पहला फॉर्मूला है, जब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी हो तो जब प्रतिच्छेदी होगा, जब दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा। तो प्रतिच्छेदी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा a1/a2 इज नो इक्वल टू b1/b2। इसको इज नो इक्वल टू मतलब बराबर नहीं है, a1 a2 के बराबर नहीं है b1 b2 के। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। और इसी में अब फिर सेकंड है, जैसे जब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी हो तो प्रतिच्छेदी के लिए ये फॉर्मूला होता है। और एक होता है, जैसे देखो पूरा स्पष्ट हम लिखेंगे नहीं, पर ये फॉर्मूला जो है किसका किसका होता है वो चीज़ लिखा देते हैं। ठीक है, जो कंफ्यूजिंग लास्ट में नहीं होगा। तो इसमें से है ये जो फॉर्मूला है, ये a1/a2 इज नो इक्वल टू b1/b2 जो फॉर्मूला है वो दो और चीज़ का होता है। जैसे एक हो गया प्रतिच्छेदी, उसमें से दो और है। जैसे पहला है वो द्वितीय हल का, द्वितीय हल और दूसरा है तुम्हारा केवल एक हल, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा क्या है, जब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी हो तो जिसके लिए ये फॉर्मूला होगा, उसके बाद वो द्वितीय हल के लिए भी यही फॉर्मूला होगा और केवल एक हल के लिए भी यही फॉर्मूला होगा। तो तीनों के लिए जो है यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। a1/a2 इज नो इक्वल टू b1/b2, या तो इसको पढ़ सकते हैं a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो ये हुआ तुम्हारा सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नहीं, सबसे पहला फॉर्मूला होगा। ठीक है, इस फॉर्मूला को अच्छा से याद रखना है। अब उसके बाद है, जब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या है, जब सेकंड में जब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा? समपाती हो तो क्या होगा? संपाती या फिर क्या होगा इसमें? अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल हो तो मतलब कि जब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में संपाती, देखो संपाती और परिमित रूप से अनेक हल, ये दोनों का जो होता है फॉर्मूला सेम होता है।
फॉर्मूला होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, तो ये तीनों को पढ़ना है। क्या हो जाएगा, जब संपाती और अपरिमित रूप से अनेक हल होगा तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। मतलब है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो जब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, किसके लिए होगा, संपाती के लिए और अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए। जब ये दोनों में से कोई एक बोलेगा तो यही फॉर्मूला को अप्लाई करना है। ठीक है, अब है इसको उतार लेना अच्छा से। तीसरा है, जब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म समांतर हो तो समानांतर या लिख देते हैं समानांतर या कोई हल नहीं हो तो, या देखो समानांतर रहेगा या कोई हल नहीं होगा तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। ठीक है, तो क्या पढ़ना है, जब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में समानांतर या कोई हल नहीं हो तो इसके लिए फॉर्मूला होगा। जैसे एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन बोल देता है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म A1/A2 B1/B2 C1/C2 दिया गया है, क्या बोलेगा, A1/A2 B1/B2 C1/C2 दिया गया है, तो उसमें से कोई समीकरण दे देगा और बोलेगा वह क्या है, उसका कोई हल नहीं हो तो यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा वो क्या निकलेगा, वो जिसका कोई हल नहीं हो या तो फिर क्या हो, समांतर हो। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूला था, 3 को 2 से गुना कर दो, 3 दूना 6 फॉर्मूला में से ये सब आता है। ठीक है, जैसे समांतर और कोई 2 हो गया ना, 2 फॉर्मूला, उसी तरीके से पीछे का भी बताया था जो प्रतिच्छेदी था, तो ये हो गया। उसके बाद फिर एक और है, जैसे देखो एक होता है विरोधी और विरोधी। ठीक है, तो विरोधी और विरोधी के बारे में भी बता देते हैं। तो सबसे पहले है कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है, आम स्थिति में समीकरण युग्म अद्वितीय हल होता है। एक ये है, दूसरा है रेखाएं समानांतर हो सकती है, रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो सकती है, इस स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं होता है। जब देखो, जब समीकरण निकालेंगे, जैसे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, जब हम निकालने को कोशिश करेंगे या निकालेंगे, अगर तीनों में से अगर कोई हल नहीं होगा मतलब है कोई हल नहीं होगा, तो फॉर्मूला लिखा है ना, जैसे देखो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो इसका कोई भी हल क्या होगा, नहीं हो सकता है, कोई हल नहीं। जब समीकरण को जब हम सोल्व करेंगे, जैसे A1/A2 B1/B2 C1/C2 को जब हम सोल्व करेंगे, जब इस रूप में समीकरण आने लगेगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, असंगत है। क्या बोलेंगे, असंगत है। ठीक है ना, अभी नेक्स्ट जब एक्सरसाइज हम बताएंगे उसमें से सब टॉपिक का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसे बेसिक लिखाने के योग्य नहीं है, बस समझ जाओ। जब कोई हल नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा, असंगत कहलाएगा। ठीक है, जब फिर देखो क्या है, रेखाएं संपाती हो सकती है, इस स्थिति में समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हो। अपरिमित रूप से अनेक हल हो, क्या है, रेखाएं संपाती मतलब बराबर हो सकती है, इस स्थिति में समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल हो। जैसे कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जब ये इस स्थिति में आ जाए, अब इसके पहले इसका फॉर्मूला लिखा है, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के। जब इस स्थिति में कोई समीकरण का युग्म में आ जाए तो यह हमेशा संगत कहलाता है। क्या कहलाता है, ये संगत कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, असंगत कहलाता है। और बात रहा, अब इस 2 टॉपिक पे तो बात हो गया, बात रहा प्रतिच्छेदी का। राइट, जब प्रतिच्छेदी का बात आएगा तो प्रतिच्छेदी जो होता है और
वो द्वितीय हल होता है वो क्या कहलाता है तुम्हारा, वो कहलाएगा तुम्हारा ओ विरोधी। क्या कहलाएगा, ओ विरोधी। जैसे मान लो उस समीकरण को सोल्व करने के बाद a1/a2 इज नो इक्वल टू b1/b2 आ रहा है, तो मतलब ये क्या है तुम्हारा ओ विरोधी है। ठीक है, तो इस तीन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, और अब हम इसको अच्छा से याद कर लेना। इसके बाद अब हम जाते हैं एक्सरसाइज पे, देखते हैं एक्सरसाइज क्या बोलता है। ग्राफ के लिए हम स्पेशल एक वीडियो बना देंगे, बट अभी नहीं बनाएंगे, अच्छा से बना देंगे उसको, फिर अच्छा से देख लेना। ठीक है, फिलहाल अभी जो ये क्वेश्चन सब है इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। चलो अब पढ़ते हैं एक्सरसाइज। छह बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो इस छह को अच्छा से समझ लेना। ठीक है, अब है प्रश्नावली। प्रश्नावली 3.2। ठीक है, अब इसमें देखो हम क्वेश्चन को लिखेंगे नहीं। ठीक है, क्वेश्चन को इसमें उतारेंगे नहीं, क्वेश्चन बुक होगा सबके पास, अच्छा से देख लेना कि क्वेश्चन आखिर क्या क्या क्वेश्चन है नहीं है। ठीक है, जब ताकि तुम सबको क्वेश्चन समझ में भी आ जाए और कॉपी में उतार लेना। उसके बाद जो हम समझाएंगे जिस विधि से, उस विधि को समझना। तो पहला क्वेश्चन है कक्षा 10 के, कक्षा 10 के, देखो यहाँ है ना कक्षा 10 के, मतलब कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। गणित का प्रतियोगिता मतलब पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या, इसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये जो बोला है, तो ऊपर क्वेश्चन है निम्नलिखित समस्याओं को रैखिक समीकरणों में बनाइए और इन्हें ग्राफीय विधि में हल ज्ञात कीजिए। तो ग्राफीय विधि अभी हम बता नहीं रहे हैं, तो ग्राफीय विधि में जब हम बताएंगे तो उस विधि से फिर क्वेश्चन को तुम सबको हम लिखा देंगे। ठीक है, तो केवल इसका अभी हम समीकरण निकाल लेते हैं। समीकरण हमारा निकल जाएगा, और समीकरण जब निकल जाता है तब समीकरण सही ग्राफ बनता है। तो जब मेरा स्पष्ट रूप से समीकरण निकल जाएगा तो ग्राफ भी निकल जाएगा। तो पहले समीकरण निकालना अभी सीख लेते हैं, उसके बाद जो समीकरण निकल जाएगा उसके अकॉर्डिंग हमको हल करेंगे उसको। ठीक है ना, तो इसमें क्या हुआ, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मानते हैं माना कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 1 है। ठीक है, माना कि लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। ठीक है, मान ले क्या माने, माना कि लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या कितना है, y है। ठीक है, क्योंकि x संख्या y है। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितना है, 4 अधिक है। लड़कों का संख्या किससे अधिक है, तो सबसे पहले समीकरण बनेगा कि दोनों मिला के पहली मतलब भाग कितना ले, तो दोनों मिल के ना लिया, लड़का लड़की दोनों मिला है, तो x प्लस y बराबर
कितना हो जाएगा, कितना लिया है 10 स्टूडेंट एक्स प्लस वाई, मतलब एक्स मतलब क्या है लड़का और लड़की, लड़का और लड़की दोनों मिल के ना भाग लिया, तो मिल के लेगा तो निश्चित है प्लस हो जाएगा। तो लड़का और लड़की दोनों मिल के जो लिया है वो कितना लिया है 10 लड़का लड़की है क्लास 10th में। ठीक है, तो पहला समीकरण तुम्हारा तो यही बन जाएगा। ठीक है, बन गया। अब देखो क्या है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लड़कियों की संख्या, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना हो 4 अधिक हो, तो किससे अधिक हो, लड़कों से ना 4 अधिक बोल रहा है, तो लड़कों का जो संख्या है लिख देते हैं पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। देखो क्या है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, निश्चित है लड़की जब अधिक है कि लड़का अधिक है, लड़कियां अधिक है, तो लड़कियां किससे अधिक है, लड़कों से 4 अधिक है। तो लड़का तो पहले x है बराबर, कौन अधिक है, लड़का से लड़कियां 4 अधिक है, तो लड़की को क्या माने, देखो तो y माने हैं, कितना अधिक है लड़की 4 अधिक है। ठीक है, अब यहाँ देखो समीकरण कैसे बनेगा, ये प्लस में है y, इधर आएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा, तो x प्लस इधर आया तो माइनस बराबर 4, तो ये हो गया तुम्हारा समीकरण सेकेंड। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर 10 समीकरण फर्स्ट आ गया, और फिर x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण सेकेंड आ गया। तो ये बन गया समीकरण। अब इसको ग्राफीय विधि से तो क्वेश्चन बोला है तोड़ने के लिए, बट अभी हम तोड़ेंगे नहीं, बाद में तोड़ेंगे। तो सबसे पहले इसका समीकरण निकालने के लिए स्पष्ट रूप से समझ जाओ कि इस तरीका से समीकरण होता है। अब बात ये आ रहा है कि हम बोले थे कि सबसे जब इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले व्यापक रूप में लाना है। ठीक है, तो लाएंगे, व्यापक रूप में भी लाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं लाएंगे, तो व्यापक रूप में भी इसको लाएंगे। क्या करेंगे, प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। लेकिन सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि किस जगह लाना है और किस जगह नहीं लाना, लाना तो पड़ेगा ही इस चैप्टर में। ये जो है a1 x b1 y और जो c1 है इस सब के रूप में इसको लाना तो पड़ेगा। लेकिन हाँ, जैसे मान लो ये समीकरण बोला है तो ये समीकरण रूप में निकाल दिए, अगर नहीं है तो इसके आगे और बना लेना, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, लेकिन आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का दूसरा है, पहला का दूसरा है। पहला का दूसरा देखो क्या बोल रहा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना है 50 रुपया है। कितना है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूल्य इसमें बोल रहा है तो मूल्य हमको नहीं निकालना है, सबसे पहले समीकरण निकालते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, माना कि पेंसिल का मूल्य x रुपया तथा कलम का मूल्य y रुपया है। ठीक है, तो 5 पेंसिल पहले खरीदता है, तो प्रश्न से क्या खरीद रहा है 5 पेंसिल। 5 पेंसिल को क्या माने हैं x, तो 5x प्लस दोनों मिला के खरीद रहा है तो प्लस आ जाएगा। 7 कलम, 7 कलम का मूल्य y, दोनों मिला के मतलब प्लस हो जाएगा, तो दोनों मिला के पेंसिल और कलम मिला के कितना रुपया में खरीद रहा है ये 50 रुपया में। 50, इसको क्या मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब पुनः प्रश्न से देखते हैं आगे क्या बोलते हैं। ठीक है, पुनः प्रश्न से बोल रहा है 7 पेंसिल 5 कलम, 7 पेंसिल तो 7x प्लस 5 कलम, तो 7 पेंसिल मतलब 7x प्लस दोनों मिला के कितना में खरीद रहा है ये 46 रुपया में। इसको क्या मान लेंगे समीकरण सेकेंड। तो इस टाइप का एग्जाम में एक बार क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा है। ठीक है, कितना नंबर का,
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 5 नंबर का क्वेश्चन 5 नंबर के लिए पूछा है, ठीक है, यहाँ तक के लिए नहीं, इसके आगे जब हल करेंगे तब ये 5 नंबर के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब वो है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है। तो धीरे धीरे सारा क्वेश्चन को बनाएंगे, उसके बाद समझना भी है। और धीरे धीरे तुम सबको उतारना भी है, ऐसा नहीं कि बस स्किप करते जाना। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, देखो, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना ज्ञात कीजिए। तुलना मतलब होता है बराबर, उसका तुलना ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समानांतर करती है या फिर संपाती करती है। अभी 3 फॉर्मूला हम लिखा है ना, प्रतिच्छेदी का लिखा है और फिर किसका लिखा है, समानांतर का भी लिखा है और संपाती, तीनों का फॉर्मूला तो पहले लिखा चुके हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया गया है और उसको समझना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन हम उतारे नहीं है, किताब है ना सबके पास, तो क्वेश्चन सबको उतार लेना है, उसके बाद आंसर जो हम बताएंगे उसको बनाना है। तो पहला नंबर है 5x - 4y + 8 बराबर 0, 7x + 6y - 9 बराबर 0। इसी टाइप का है। सबसे पहले तो क्या देखना है, इसको व्यापक रूप में लाना है, ठीक है। सबसे पहला मेथड जो है उसको क्या है, व्यापक रूप में। तो खुद व्यापक रूप में है कि नहीं, देखो है तीनों व्यापक रूप में, हाँ। तो अब इसको व्यापक रूप में लाने की आवश्यकता तो है नहीं, अब मानते हैं। अब बताओ तो A1 बराबर क्या हो जाएगा। जब हम स्टार्टिंग में पढ़ाए थे तो उस वक्त हम समझाए थे, पहला चैप्टर पिछले क्लास में हम जो समझाए थे कि जब व्यापक रूप रहे A1x + B1y + C1 = 0, तो A1x मतलब A1x, तो x से मतलब नहीं है हमको, A1 जो है वो मेन है, तो A1x, x यहाँ है, A1 का मतलब 5 है मतलब। तो इसी तरीका से टोटल को लिखना है। तो A1 बराबर कितना हो जाएगा बताओ तो, 5, A1 B1 माइनस है आगे तो -4 है तो 4, C1 बराबर कितना हो जाएगा 8। A1 बराबर 5, B1 बराबर -4, C1 बराबर 8। A2 बराबर 7, ये 7 उतरा, और B2 बराबर 6 उतरा, और C2 बराबर क्या उतर गया, ये -9 है तो -9, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में। तो अब इतना सा लिख दिया, लेकिन अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। उसमें तो निश्चित फॉर्मूला पूछ ही रहा है, क्या बात ये है ना। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा स्थिति हमको वो बताइए। अनुपात दिया गया है, अब बताओ जो समीकरण है वो किस पर निरूपित कर रेखाएं कर रहा है, ये प्रतिच्छेदी है कि समानांतर है कि संपाती है। ये तीनों तो बोल ही रहा है कि ये तीनों का तो फॉर्मूला हम बैठा नहीं सकते हैं, राइट। जब बैठाएंगे तो फिर अगर मान लो हम संपाती का बैठा दिए तो प्रश्न ये उठता है कि संपाती का ही आखिर क्यों बैठा है, राइट। अगर हम समानांतर का बैठाते हैं तो बात ये उठे, प्रश्न ये उठेगा कि समानांतर का क्यों बैठा है। अगर हम प्रतिच्छेदी को लिखते हैं तो प्रश्न ये उठता है कि प्रतिच्छेदी को ही क्यों लिखे, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमको वो सब करना नहीं है। सबसे पहले इसका जो मेथड होता है, इसका जो यूज होने वाला मेथड, उसको समझना। जब इस टाइप का प्रश्न हो, जब पूछे कि कौन सा रेखा पर प्रतिच्छेद मतलब निरूपित कर रहा है, प्रतिच्छेद पे कर रहा है, संपाती पे कर रहा है कि समानांतर पे कर रहा है कि परिमित रूप से अनेक हेल्प कर रहा है या कोई हेल्प नहीं कर रहा है या समानांतर, कुछ भी बोले सबसे पहले तुमको लगा देना है, लिखना है प्रश्न से। सबसे पहले क्या लिखना है, देखो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब ये देखो हम किसी का ये फॉर्मूला नहीं लिखे हैं, ये क्या है, किसी का फॉर्मूला नहीं लिखे हैं। अब ये मत समझ लेना, बोलना ये तो परिमित रूप से अनेक हल के लिए फॉर्मूला है, अब यहाँ पर क्यों अप्लाई कर दिए, वो नहीं है, ठीक है।
अगर ये मान इसका रखेंगे, अगर इसी रूप में आ गया तब वो परिमित कहलाएगा, जब 2 मिलेगा तो परिमित क्या कहलाएगा, निश्चित कोई हल नहीं होगा उसका। अगर तीनों नहीं मिलेगा तो प्रतिच्छेदी हो जाएगा। तो इससे ये है कि ये जो लिखे हैं ये किसी का फॉर्मूला हम नहीं लिखे हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं अब A1 मतलब 5 है, A2 मतलब 7 है, बराबर है तो बराबर लिख देते हैं। B1 -4 है और C1 कितना है 6 है, ठीक है रहने दो। सॉरी B2 कितना है 6 है, C1 8 है और C2 -9। अच्छा ये देखो तो कहीं मिल रहा है क्या, ये दोनों बराबर है आपस में, एकदम से नहीं है। ये दोनों है ये भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, जब ये दोनों बराबर नहीं तो इज नो इक्वल टू, ये दोनों बराबर नहीं है तो इज नो इक्वल टू। जब तीनों बराबर नहीं है तो उसके लिए देखो हम फॉर्मूला लिखाए थे कि उसका क्या होता है, वो द्वितीय हल होता है या फिर प्रतिच्छेदी होता है, ठीक है। लिखाए नहीं लिखाए, लिखाए। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि प्रतिच्छेदी है, समानांतर है, समबाहु है, निश्चित है प्रतिच्छेदी है, तो क्या लिखेंगे, अतः यह क्या है, प्रतिच्छेदी है, लिख दिया। समझ में आया प्रतिच्छेदी है कि क्या है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्या है प्रतिच्छेदी समानांतर। दूसरा क्या है, 9x + 3y, 9x + 3y + 12 बराबर 0 और है 18x + 6y, 18x + 6y फिर +24 बराबर 0। तो सबसे पहले बस वही करना है, A1 बराबर 9 है, B1 बराबर 3 है, C1 बराबर 12 है, A2 बराबर कितना है 18 है, B2 बराबर 6 है और C2 बराबर 24 है, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं लगता, इसके लिए वही रूल लगेगा जो पहले लगाए थे। पहला क्या लगाए थे, इसलिए जब ऐड कर दिया ऐसा नहीं है, मतलब लिख सकते हैं, चलो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ठीक है। अभी हमको पता है क्या है नहीं है, तो A1 का मान 9, A2 का मान 18, B1 का मान 3, B2 का मान 6, अब C1 का मान तो 12 तो C2 का मान 24। 9 × 9, 9 दूना 18, 3 × 3, 3 दूना 6, 12 × 12, 12 दूना 24। तो ये देखो किस रूप में आया, 1/2 बराबर है 1/2 के बराबर है 1/2 के। जब तीनों बराबर हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपरिमित रूप से अनेक हल है। समझ में आया। तो इसी तरीका से टोटल क्वेश्चन को बनाना है। एक क्वेश्चन रह गया है, ठीक है, इसको भी बना लेना, क्योंकि अगर ऐसे हम बनाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और लंबा वीडियो वैसे बोरिंग फील होता है। तो जो सब है इतना इसी तरीका से तुमको तीनों को बनाना है और कॉपी में अच्छा से लिखना है, ठीक है, ताकि एग्जाम में आए तो क्वेश्चन छूटे ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तीसरा क्या बोल रहा है हम समझा देते हैं, ठीक है, नहीं तो इसमें से एक क्वेश्चन हम बना भी देते हैं, उसके बाद टोटल क्वेश्चन को तुम सबको बना लेना है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना ज्ञात कीजिए। वही तुलना बराबर देखना है, तुलना ज्ञात कीजिए, कर लेंगे। निम्न रैखिक समीकरणों के युग में संगत है या असंगत, क्या है, संगत है या असंगत। तो जब हम फॉर्मूला 6 फॉर्मूला जब उधर लिखाए थे, प्रतिच्छेदी, समानांतर और अपरिमित रूप से अनेक हल, जो सब था फॉर्मूला उधर जो लिखाए थे, उसमें हम एक बात समझा रहे थे,
ये क्या था, संगत और असंगत के बारे में हम समझाए थे ना, कि संगत कौन कहलाता है, असंगत कौन कहलाता है, प्रतिच्छेदी के लिए क्या होगा, समझाए थे ना। वही चीज इसमें हमको दर्शाना है। तो सबसे पहले जो सिंपल किया हुआ है 3x है, तो इसमें से टोटल जो क्वेश्चन है वो कितना है, 5 है, ठीक है। तो इसमें से कोई 2 हम बता देते हैं, ठीक है ना, कोई 2 बता देंगे। उसके बाद जो 3 शेष बचेगा उसको तुमको अपने से प्रयास करना है। पहला हम बनाते हैं, पहला नंबर ही बनाते हैं, ठीक है। पहला नंबर है तुम्हारा 3x प्लस 2y बराबर 5 और है 2x माइनस 3y बराबर 7, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको देखना है कि ये संगत है कि वो संगत है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो, इसको व्यापक रूप में लाना है। व्यापक रूप में है नहीं है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले व्यापक रूप में 3x प्लस 2y प्लस में इधर 5 इधर आएगा तो माइनस 5 बराबर 0। अब ये 2x माइनस 3y, ये माइनस 7 है, इधर आएगा तो सॉरी प्लस 7 इधर आएगा तो माइनस 7 बराबर 0। आ गया व्यापक रूप। इसमें वही उसी तरीका से लिखना है, a1 बराबर 3, b1 बराबर 2 और c1 बराबर -5, a2 बराबर 2, b2 बराबर -3 और c2 बराबर -7 लिख दिए। तो अब क्या होगा, अब तो इधर दिख रहा है, चलो इधर लिख देते हैं। ऐसे कॉपी में दाग नहीं देना तुम सब, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, फोन अब यहाँ देखो तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है। तो अब देखो इस टाइप में हम कर दिए, क्या ना, इसी टाइप में सब इसको क्या करना है, सबको बैठाना है 3/2 और बराबर क्या हो जाएगा 2/-3 बराबर है -5/-7। अब एक बात ध्यान दो, तीनों बराबर है क्या, देखो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, 3/2 है और 2/3 है, दोनों डिफरेंस है, ठीक है, एक जैसा नहीं है। तो अब देखो जो तीनों है, एक है, देखो तीनों बराबर दिख रहा है तुमको, नहीं है। जब हम समझाए थे ना, जब तीनों बराबर ना हो तो उसके लिए तुमको क्या करना है, जब तीनों आपस में बराबर नहीं हो मतलब क्या हो, ये अद्वितीय हल हो गया ना। तो जब ये अद्वितीय हल है तो क्या लिखना, अतः यह समीकरण क्या है, वो विरोधी है, क्या है, अतः यह समीकरण वो विरोधी है। अगर मान लो ये तीनों बराबर आ जाता तो हम क्या बोलते, वो परिमित रूप से अनेक हल होता है, उसके लिए क्या होता है, जब तीनों बराबर हो जाए, बराबर हो जाए तो क्या कहलाएगा, संगत कहला देगा, ठीक है ना। और नहीं, अगर तीनों बराबर नहीं रहेगा, जैसे 2 बराबर रहेगा एक नहीं रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, संगत कहेंगे, ठीक है। उसी तरीके से समझना, संगत असंगत, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा तीसरा नंबर बता रहे हैं, नेक्स्ट नहीं, ठीक है, तीसरा नंबर जो थोड़ा टफ टाइप का क्वेश्चन है ना वही समझा रहे हैं। टफ है, टफ तो नहीं है, समीकरण थोड़ा उलझा हुआ है। 3/2 x और है प्लस 5/3 y और है बराबर 7, ठीक है, इसी टाइप का है। तो और फिर दूसरा समीकरण जो है वो एकदम सरल दिया गया है, 9x - 10y, 9x -
10y बराबर 14। ठीक है, तो सबसे पहले समीकरण को इसको सरल रूप में लाते हैं। तो 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। इसको व्यापक रूप में भी लाना पड़ेगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या करना, जब इस टाइप में रहे सबसे पहले क्या करना है, ये तो वैसे भिन्न का जोड़ होता है, लेकिन इसके लिए ट्रिक है। देखो क्या, इसको इससे गुना करो, कोना कोनी गुना करो, 3 तिया 9, x हुआ 2 पंचे 10 y। अब ये दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने पर कितना आएगा 6 बराबर 7। अब इस दोनों को कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, कोना कोनी गुना करो, 9x प्लस 10y बराबर 6 सत्ते 42। ठीक है, अब यहाँ क्या आ जाएगा 9x प्लस 10y, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 42 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक है, तो वैसे और उसके बाद फिर यहाँ क्या है 9x माइनस 10y और बराबर 14 दिया गया है। तो 9x माइनस 10y, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 14 बराबर 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करना है, वही फॉर्मूला लगाना है। पहले फॉर्मूला पहले मानेंगे ना। a1 बराबर कितना है 9 है और 9 है। b1 बराबर कितना है 10 है और c1 बराबर -14 है। a2 बराबर 9 है, b2 बराबर -10 है और c2 बराबर कितना है, a1 बराबर 9 था, b1 बराबर 10 है और c1 बराबर -42 है और यहाँ c2 बराबर कितना है -14 है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला लग जाएगा। अब a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के। तो क्या हो जाएगा, a1 का मान 9/9 और फिर 10/-10 और -42/-14, 14 तिया 42, 1 बराबर है -1 बराबर है किसके -3। ये तीनों बराबर नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा अविरोधी। ठीक है, इसी तरीका से समझना है। और अब जो नेक्स्ट क्लास होगा वो प्रतिस्थापन विधि से स्टार्ट करेंगे। ठीक है।